नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और उम्मीद है आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आप जहाँ भी हैं अपनी जगह बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी हमने त्वरण के बारे में उस चीज़ में चर्चा करनी स्टार्ट की थी और छोटी सी डेफिनेशन और उसमें कैसे कैसे चेंजेज आते हैं वो चीज़ हमने बातचीत कर ली थी। आज हमें उस चीज़ पर आगे बढ़ना है। मैं एक बार फटाफट वो चीज़ रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे। त्वरण मैंने जो बताया था वो ये बताया था कि सदिश राशि होगी और वेग में जो परिवर्तन की दर जो आएगी, वेग में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, ए बराबर डेल वी अपॉन डेल टी, ये त्वरण का मान हमारे पास आया था। ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि वेग में जो परिवर्तन, भाई त्वरण क्या है, ए त्वरण का जो मान यहां से हम लोग लिखा है वो क्या लिखा है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, टाइम, ये लिखा है। इसका मतलब अगर समय तो कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने टाइम में परिवर्तन हो रहा है, वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो कैसे कैसे होगा, अगर हमें वो चीज पता चल जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो तीन चीजें हमने लिखी थी कि वेग के मान में वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, दिशा परिवर्तन के साथ आ जाए, ये वाली चीज हमने लिख दी थी। और नेक्स्ट वाली जो चीज थी वहाँ ये हमने बहुत अच्छा पॉइंट समझा था कि अगर वेग का मान जीरो है तब हम डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि उस पोजीशन पर त्वरण का मान जीरो है। इसका मतलब अगर किसी स्पेशल पॉइंट पर वेग जीरो है तो हो सकता है उस कुछ देर बाद उसका मान बढ़ रहा हो, घट रहा हो, कोई जो चेंजेज आ रहे होंगे उस चेंज के कारण त्वरण उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब पहले जीरो है और बाद में भी अगर मान जीरो है तब त्वरण जीरो होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा इसका मतलब उसकी गति नहीं है। दूसरा कब हो सकता है त्वरण शून्य, जब मान लो वस्तु एक समान वेग से चलना स्टार्ट कर ले, कि 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है तो लास्ट तक वो 5 मीटर प्रति सेकंड से ही चलती रहे। यहां तक की शायद हमने बातचीत कर ली थी। चलिए हम पहले एक छोटी सी बातचीत और कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस चीज में। तो अभी जो हमने देखा है उसके आधार पर मैं त्वरण को दो भागों में डिवाइड करता हूं। ठीक है। एक जिसका नाम है स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, और दूसरा होगा अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है। भाई जो त्वरण है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, कैसे कैसे, कि एक तो स्पर्श रेखीय त्वरण रहेगा और एक अभिकेंद्रीय त्वरण रहेगा। ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण का मतलब क्या होगा, मान लो ये सर्कुलर गति है, एक वृत्तीय गति है, और इस पोजीशन पर अगर कोई वस्तु है, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है ए, ये वस्तु ए इस पोजीशन पर है, यहां से ये वस्तु चलना स्टार्ट करेगी। अगर ये सीधी चलती तो किस डायरेक्शन में जाती, ऐसे जाती, और ये लगातार घूम रही है तो घूमेगी तो आप भी लोगों को पता है, आप लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी सी जानकारी होगी इस चीजों को, कि अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो लगातार उस पर बल कार्य करना चाहिए, तभी क्या होगा इसके वेग में, मतलब इसकी डायरेक्शन बदल रही होगी। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं वर्त में पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, कि एक वस्तु अगर रोटेट हो रही है, वर्तीय गति घूम रही है, तो लगातार उस पर जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा होगा, उसके केंद्र की तरफ लंबवत लग रहा होता है। और लंबवत वो कैसे बनता है, देखो ये अगर मैं त्रिज्या बना दूं इसकी, तो ये स्पर्श रेखा होती है, तो वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये जो ये जो त्वरण यहाँ लग रहा होता है, भाई त्वरण लगेगा तभी बल उत्पन्न होगा। नेक्स्ट जो क्लास हमारी एक, इसके बाद एक क्लास और होगी त्वरण की, उसके बाद हम बल स्टार्ट कर देंगे। तो अगर यहाँ पर बल जो लग रहा है वो ऐसे अंदर की तरफ इस वस्तु को घुमा रहा है, भाई आप लोग ये देखो, मान लो किसी रोड पे आप लोगों को ऐसे सर्किल में घूमना है, तो क्या करना पड़ता है, आपको अंदर की तरफ घुमाना पड़ता है ना, अपने आप तो नहीं घूमती। और अगर यहाँ इस वस्तु को अपने आप छोड़ देंगे तो ये सीधी बाहर की तरफ निकल जाएगी। भाई आप लोगों ने बॉल घुमा के छोड़ी होगी, वो कहाँ जाती है, आप लोग बाहर की तरफ निकल जाती, अपने आप घूमती तो नहीं रहती। जब तक आप लोगों ने बॉल को पकड़ के रखा है और ऐसे घुमा रहे हो, तो आपके हाथ के कारण उस बॉल पर हमेशा अंदर की तरफ बल लग रहा होता है, जिसको क्या बोला जाता है, अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है, और उसी के साथ अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण है वो ऐसे लगता है। ठीक है। यहां से वस्तु घूमेगी तो लगातार मान लो यहाँ पर उसका, इसके मान जो है त्वरण का वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आकर के भी यहाँ लगेगा वो, तो इसका मान तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो,
लेकिन इसकी दिशा जो है वो लगातार क्या हो रही है, बदल रही होती है। तो इस दिशा में परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण बोला जाता है। ठीक है, यही हमें समझना था। तो ये जो त्वरण यहाँ उत्पन्न होगा वो कौन सा है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। ठीक है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, दिशा में परिवर्तन करेगा, दिशा परिवर्तित। भाई मैंने जो अभी बताया था उसमें जो मान है वो तो लगातार 5 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन प्रत्येक पॉइंट पर उसकी दिशा क्या हो रही है, बदल रही होती है। और ये जो रहेगा इस प्रकार वर्तीय गति के दौरान होता है। इस पॉइंट पर अगर वस्तु है तो जो बल लगेगा या जो त्वरण लगेगा वो हमेशा कहाँ लगेगा किस तरफ लग रहा होगा, केंद्र की तरफ लग रहा होगा। इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण दिया जाता है। और इस अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण जो वेग होगा उसका मान ना तो बढ़ेगा ना कम हो रहा होगा, लगातार उसकी क्या होगी, दिशा परिवर्तित हो रही होगी। ये चीज आ जाएगी वही। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पर इस त्वरण का जो मान आएगा वो जो मान होगा वो होगा v² के बराबर। और ये जो बल लग रहा है हमेशा कहाँ लगता है, ये केंद्र की ओर। अभी हमेशा किस तरफ लग रहा होगा, केंद्र की तरफ लग रहा होता है। और यहाँ जो वेग का मान होता है उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग। तो ये सॉरी, वेग का जो मान आएगा, और त्वरण इसका कहाँ लग रहा होता है, अंदर की तरफ लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो ये वेग और जो त्वरण है उन दोनों के मध्य जो कोण होगा वो कितना रहेगा, हमेशा इस कोण का मान क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो ये तीन चीज इस अभिकेंद्रीय त्वरण में हमें ध्यान रखनी है। एक तो दिशा परिवर्तित होगी, इसका जो मान आएगा वो a बराबर v², ये r अपने पास फॉर्मूला रहेगा, हमेशा इसकी दिशा किस तरफ रहेगी, केंद्र की तरफ रहेगी। और वेग और त्वरण दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसका मान कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और जो अभी तक हमने त्वरण पढ़ा है वो कौन सा है, स्पर्श रेखीय त्वरण है। स्पर्श रेखीय त्वरण देखो उसी प्रकार लिख लेते हैं, वो दिशा के मान में दिशा चेंज करता है और ये क्या करेगा, मान परिवर्तित करेगा। मान मतलब या तो इसकी वैल्यू मान लो 5 है तो 5 से बढ़ करके 10 हो जाए, या 5 से घट करके 2 3 हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब ये जो त्वरण रहेगा स्पर्श रेखीय त्वरण, ये वेग के मान में या तो बढ़ा रहा होगा या कमी कर रहा होगा। दूसरा, इसका जो फॉर्मूला है वो तो जो हम पढ़ रहे हैं वही फॉर्मूला रहेगा। इसमें त्वरण का जो मान आएगा वो कितना रहेगा, डेल v अपॉन डेल टी। वेग में परिवर्तन की जो दर होगी वही किसके बराबर आ जाएगी, त्वरण। और यहाँ पर जो डायरेक्शन रहेगी वो हो सकता है 90 से कम हो और यह हो सकता है 90 से। अब यहाँ से एक चीज हम देख सकते हैं कि मान लो इस दिशा में कोई वस्तु जा रही है तो इसका वेग कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। और इसी डायरेक्शन में अगर त्वरण भी हमने लगा दिया, त्वरण एक प्रकार का बल होगा, हम अभी आगे जाके इस चीज को जोड़ रहे होंगे। देखो सिंपल सी एक बात समझो कि मान लो एक जो कार है या कोई बस है वो इस दिशा में चल रही है और हमने उसी दिशा में उसको धक्का दिया है, तो क्या होगा, उसके वेग के मान में बढ़ेगी। अब मान लो कार आगे की तरफ चल रही है, हमने उसको पीछे की तरफ खींचा है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे। और दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे होंगे तब क्या हो जाएगा, वहां क्या चीज आ जाएगी, उसके वेग के मान में क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी। तो अगर वेग और त्वरण दोनों सेम दिशा में होंगे, दोनों एक दिशा में होंगे, तब क्या होगा, वेग का मान बढ़ रहा होगा। और अगर अपोजिट होगा तो क्या होगा, घट रहा होगा। इस चीज को मैं थोड़ा सा देखो जनरलाइजेशन कर देता हूं इसका, वो ऐसे कि अगर वेग और त्वरण, मैं यहां एक सेकंड, अगर वेग की दिशा और त्वरण की दिशा, ये जो ऊपर कैप लगाया जाता है ना, इसका मतलब होता है, ये जो मैंने लगाया है इसका मतलब होता है हम इकाई के मान के लिए बात कर रहे हैं, मतलब किसी की वैल्यू 1 है फिक्स कर दे रहे हैं। ये किस लिए यूज होता है, ये दिशा प्रदर्शित करने इसके लिए यूज होता है। एक बार सिंपल सी इस चीज को याद रख लो, मैं आप लोगों को आराम से इस चीज के बारे में बता दूंगा। तो ये वेग की दिशा और त्वरण की दिशा, अगर इन दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री से, दोनों के मध्य जो कोण होगा वो 0 डिग्री से 90 के मध्य होगा, मतलब 0 डिग्री से 90 के मध्य है। इसका मतलब वेग का जो मान आएगा वो कितना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है, समझ गए आप लोग। अगर वेग और त्वरण के दोनों के मध्य कोण अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वेग का मान पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब त्वरण का मान पॉजिटिव रहेगा, त्वरण का मान पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके वेग के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहां दोनों के मध्य अगर कोण 90 डिग्री है तो त्वरण क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण रहेगा और उसके मान में वृद्धि नहीं हो रही होगी, तो 90 वहां से आ जाएगा। अब अगर यही चीज आगे देखें, अगर वेग और त्वरण के मध्य को जो कोण रहेगा ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य आ जाता है, ये थीटा है, 90 से 180 के मध्य आ जाएगा, तो त्वरण का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। त्वरण का मान नेगेटिव है, इसका मतलब वेग जो होगा वो घट रहा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। दो प्रकार के हमने त्वरण के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, पहला है स्पर्शरेखीय त्वरण, दूसरा है विकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण केवल दिशा परिवर्तित कर रहा होगा और इसका जो मान है v²/r रहेगा और कोण हमेशा इसमें कितना रहेगा, वेग और त्वरण के मध्य 90 डिग्री का रहेगा। वहीं अगर बात करें स्पर्शरेखीय त्वरण की तो मान बदलेगा और फॉर्मूला इसका जो नॉर्मल है हमारा वही आ जाएगा। अगर 0 से 90 के मध्य है तब तो क्या होगा, 0 से 90 के मध्य है तो वेग त्वरण बढ़ेगा, त्वरण पॉजिटिव होएगा, इसका मतलब वेग का मान बढ़ रहा होगा। और 90 से 180 के मध्य इसका मतलब त्वरण का मान नेगेटिव होगा, त्वरण नेगेटिव इसका मतलब उसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। भी सिंपल सी चीज यहां पर ही देख लो, चलो त्वरण ये है v2 माइनस v1 बटे डेल टी कितना होगा, t2 माइनस t1, तो डेल टी तो समय तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। ये v2 अंतिम वेग, अगर अंतिम वेग कम है, भाई अंतिम वेग ज्यादा है और प्रारंभिक वेग कम है तो ये मान पॉजिटिव होगा, तो त्वरण भी पॉजिटिव आएगा, त्वरण पॉजिटिव है इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। अगर अंतिम मान छोटा है और प्रारंभिक मान बड़ा है तो ये मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो त्वरण भी क्या आएगा, नेगेटिव। मान लो अंतिम मान अगर कम है, अंतिम मान कम है तो वेग का मान क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ये सिंपल सी बात है, दोनों त्वरण के बारे में हमने डिफाइन कर दिया है। अब जो हमारे काम आएगी उस चीज के बारे में, तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, तो आराम से इस चीज़ को आराम से समझना, समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सोचो, सिंपल कैसे कि अगर वस्तु ऐसे घूम रही है तो हो सकता है उसका मान जो घूमने की, मान लो आप लोगों ने हाथ में जो रस्सी पकड़ ली और रस्सी पकड़ के आपने बॉल को घुमाना स्टार्ट कर दिया, आपकी स्पीड सेम हो सकती है, आप घुमा रहे हो वो ऐसे, हाथ आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो बॉल घूम रही है उसकी दिशा बदल रही है ना, पहले वो ऐसे घूम रही है फिर इधर ऐसे, तो प्रत्येक पॉइंट पर उसकी जो मान होगा वो लंबवत रहेगा, त्वरण और वेग का तो 90 डिग्री रहेगा, वो केवल दिशा परिवर्तित करेगा वो वाला त्वरण, तो क्या आ जाएगा उसमें, त्वरण का मान v²/r होता है। अब दूसरी बात ये सोचो, वस्तु का वेग ये बड़ा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अगर आपने उसी में धक्का दे दिया तो वेग बढ़ेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अगर वस्तु आपकी आगे की तरफ चल रही है और आपने धक्का पीछे दे दिया तो वेग तो घटेगा ही उसका, तो उस कंडीशन में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाली चीज यहाँ पर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब पहला पॉइंट मैं ले लेता हूं, पहला जो हमारा था वेग बढ़ना, वेग बढ़ रहा होता है, वेग जब बढ़ेगा, वेग का बढ़ना, तो उसमें ये मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ है, ए पोजीशन पर है, ये वाली स्थिति इसकी ए है, यहाँ पर इसका जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और कुछ देर बाद, मान लेते हैं 10 सेकंड बाद, मान लेते हैं इसका टी टाइम, 10 सेकंड बाद बी पोजीशन पर ये पहुंच जाएगी और बी पोजीशन पर इसका जो वेग रहेगा कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो हमसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि इस पोजीशन के दौरान इसके त्वरण का मान क्या है, भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या है कितना, संख्या में भी पूछा जा सकता है। दूसरा, इसने इस दौरान कितनी दूरी तय की है, भी इस 10 सेकंड के दौरान वेग का जो मान है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड होने के लिए कितनी दूरी तय कर ली है। ये दो चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। देखो मैं पहला कैलकुलेट करता हूँ, पहला अगर कैलकुलेट करें तो हमसे पूछा जा सकता है कि त्वरण का मान क्या होगा, वो त्वरण क्या होगा, डेल वी बटे डेल टी, यही रहेगा, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय के बराबर आ जाएगा। वो डेल वी कितना रहेगा, v2 माइनस v1 बटे ये हो जाएगा t2 माइनस t1।
ये वाली वेग जो हमारे पास है। अब देखो यहाँ जब भी आप लोगों को त्वरण या वेग जो भी मान रखने होंगे, वो मान सबके सब कैसे रखने होंगे, आपको साइन के साथ रखने हैं। और तो आंसर जो आपका आएगा वो ऑटोमेटिक साइन के साथ आ जाएगा। साइन वाली मैं चीज वापस रिपीट कर देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस एक्स एक्स में आगे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई में पॉजिटिव लेंगे, एक्स में पीछे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, और वाई में नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहे होंगे तब नेगेटिव लेंगे। ये वाला तो यहाँ भी वस्तु आगे की तरफ चल रही है, यहाँ भी वस्तु आगे की तरफ चल रही है। इसका मतलब 5 और 8 दोनों जो हमारे मान है वो किस प्रकार है, पॉजिटिव है। तो यहाँ रखेंगे तो कितना रखेंगे, ये +8 है और ये भी +5 है। तो यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 5 और बटे टाइम कितना लगा है इसे, टोटल 10 सेकेंड का टाइम लगा है। तो आ जाएगा 3/10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी दिशा में त्वरण लग रहा है तो यही आ जाएगा। ये मान भी पॉजिटिव आ गया भाई। ये देखो ए का मान जो मान ने रखा है हमने, दोनों साइन के साथ रखे हैं, साइन के साथ रखे हैं, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया तो किस दिशा में लग रहा है त्वरण, इसका इसी दिशा में लग रहा था। अभी मैंने चर्चा की थी कि अगर त्वरण और वेग दोनों 0 से 90 डिग्री के मध्य रहेंगे तो त्वरण का मान बढ़ेगा। अब देखो दोनों अगर सेम दिशा में है तब त्वरण का मान हमारे पास ऑटोमेटिक क्या है, पॉजिटिव आया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा काम यहाँ से अगर देखें तो हमसे पूछी जा सकती है यहाँ पर दूरी। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, इस साइड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दिखाई दे जाएगा आपको। यहाँ पर देखें x बराबर दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय आ जाएगा। दूरी बराबर 4 इंटू समय के बराबर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ वेग का मान 8 है, यहाँ पर 5 है। हम कौन सा रखें, हमारे लिए दिक्कत ये रही। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी इस प्रकार की कंडीशन आ रही हो कि वेग का मान प्रत्येक पॉइंट पर चेंज हो रहा होता है, बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ से 5 से बढ़ना स्टार्ट किया था, ऐसा तो नहीं 5 से डायरेक्ट 8 हो जाएगा। 5 से धीरे धीरे बढ़ के 5.5 हुआ होगा, फिर 6 हुआ है, फिर 6.5, 7, 8 ऐसे गए। अगर कम भी हो रहा है, मान लो 4 से नीचे, 5 से नीचे आ रहा है, 4 आएगा फिर 3 आएगा, ऐसे स्टेप टू स्टेप आ रहा होगा। तो अगर इस प्रकार परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन जब भी होगा तब आपको ध्यान रखनी है ये वाली चीज कि जो जब भी वेग का मान बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दोनों कंडीशन में आप लोगों को जो वेग का मान लेना है वो कौन सा लेना है, औसत मान लेना है भाई। ठीक है, औसत मान लेना है। तो यहाँ पर एवरेज आप लोगों से पहले बात हो चुकी है कि एवरेज कैसे लिखा जाता है। तो औसत मान इस प्रकार लिखेंगे। औसत मान कितना होगा, दोनों का जोड़ के भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 8 + 5/2। तो टाइम यहाँ पर कितना लगा है, 10 सेकंड लगा है। तो 8 और 5 13, 13/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 13/2 गुणा 10। तो ये इससे कटेगा 5 बार, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 मीटर दूरी तय कर ली है। इसका मतलब इस वस्तु का वेग 5 से बढ़ करके 8 होने में जो दूरी तय की गई है वो कितनी तय कर ली गई है, 65 मीटर दूरी तय कर ली गई है। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से 65 मीटर दूरी पर जाकर के उसका मान कितना आ रहा होगा, हमारे पास 8 मीटर प्रति सेकंड आ रहा होगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, जिस कंडीशन में हमने चर्चा कर ली है कि वेग का मान कैसे बढ़ रहा होगा। देखो दूसरी कंडीशन चेक करें हम लोग। वेग के मान में कमी, वेग के मान में कमी। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो वेग के मान में कमी, यहां से हम अगर इस पर बात करें, देखें तो क्या कर ले, ये मान ले कि ये कोई मीनार है, दिखाई दे रहा होगा ना आप लोग, ये मीनार है। इस मीनार पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति ने ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकी है। उसका जो मान है वो कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी। तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, धीरे धीरे अपनी अधिकतम पोजीशन पर पहुंच के नीचे की तरफ आएगी, और ये बॉल जब वापस जमीन से टकरा रही होगी तब इसके वेग का जो मान है वो कितना है, 70 है। और इस पोजीशन में जो टाइम लगा है टी, वो टी टाइम कितना है, वापस मैं 10 सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, देखो भाई ये मीनार है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसने बॉल 30 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकी है। तो धीरे धीरे ये ऊपर जाएगी और गुरुत्वाकर्षण इसको बल नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो ऊपर की तरफ जाकर के एक अधिकतम बिंदु पर जाकर के वापस नीचे की तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ जब नीचे जमीन से टकराई है वो, उस टाइम उसका वेग है 70 मीटर प्रति सेकंड।
तब वापस आप लोगों को वही दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला तो इसके त्वरण कितना है इस पोजीशन के द्वारा, ठीक है, त्वरण का मान कैलकुलेट करना है। और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मीनार जिस पर ये खड़ा है, इस मीनार की ऊंचाई पूछिए कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये वाले दो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे। और वेग ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, त्वरण ज्ञात करने का, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो समय 10 सेकंड लगा है तो टी टाइम रख देंगे यहाँ पर। वेग में परिवर्तन देखो, प्रारंभिक वेग कितना है इसका, 30 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ऊपर की तरफ इसको कितना लिखेंगे हम, प्लस 30 मीटर प्रति सेकंड। अब जब बॉल नीचे टकराई है तो ऊपर से टकरा करके बॉल कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है तो इसका जो मान आएगा वो कितना होगा, -30 मीटर, -70 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों साइन मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था, जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे होंगे तब आप लोग साइन के साथ रखो, उसका मान ऑटोमेटिक प्लस या माइनस में आ जाएगा। प्लस में आया इसका मतलब बढ़ रहा है, माइनस में आया इसका मतलब घट रहा है। देखो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा डिटेल से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में कितना आ जाएगा, समय के बराबर आ जाएगा। अंतिम वेग कितना है देखो, 70 है इसका लास्ट पोजीशन पर, और 70 भी कौन सा है, माइनस में है, तो इसको लिखेंगे माइनस का 70, नीचे की तरफ है इसलिए। ये प्रारंभिक इसका ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ तो v2 माइनस v1, ऊपर की तरफ इसको कितना लिखेंगे, प्लस में 30। और टाइम कितना लगा इस प्रोसीजर के दौरान, टोटल 10 सेकंड का टाइम लगा है। तो -70 और -30 दोनों जुड़ के कितने आ जाएंगे, 100 में अगर 10 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो त्वरण का मान हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था, दूरी बराबर कितना आएगा, वेग इंटू समय। तो यहाँ पर वेग का जो मान हमें लेना है वो कौन सा लेना है, औसत वेग लेना है। और औसत का मतलब इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, तो ये -70 है, ये प्लस का 30 है। तो x का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -70 प्लस में 30 बटे 2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना आ जाएगा, टाइम कितना लगा है हमें, टोटल 10 लगा है। तो बराबर, तो -70 और ये कितना बचेगा, माइनस का 40, और माइनस के 40 में अगर 2 से भाग दोगे तो माइनस का 20, तो इसका आंसर जो आ रहा होगा वो कितना होगा, माइनस का 200। इस -200 का मतलब क्या है, ये जो ऊंचाई है वो नीचे की तरफ है, मतलब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, और ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी है, नीचे की तरफ 200 है। ये -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है, इसका मतलब त्वरण का मान नेगेटिव आया है। त्वरण का मान नेगेटिव है मतलब जब बॉल यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट की है तब उसके वेग के मान में क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी, ये वाली चीज कैलकुलेट। अब किसी के दिमाग में ये भी तो आ सकता है ना कि सर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि ये जो बॉल अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची है और ये प्रारंभिक ऊंचाई है, इन दोनों के मध्य जो दूरी है ये वाली, ये कितनी है। तो आप ये समझो कि यहाँ से बॉल ने चलना स्टार्ट किया है 30 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की तरफ, अधिकतम पोजीशन पर पहुंचेगी तब उसका वेग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो रुकेगी ना। आप ये समझो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ चलती जा रही है, चलती जा रही है, और त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल इसमें कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस पोजीशन पर धीरे धीरे इसका वेग कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद वापस नीचे की तरफ ये चलना स्टार्ट कर रही होगी। तो इस पोजीशन पर वेग का जो मान है वो कितना है, 0 है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस पोजीशन पर वेग पता है हमें, इस पोजीशन पर वेग पता है, टाइम हमें हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज आ जाएगी। तो हम पहले ये करना पड़ेगा कि 30 से चल करके यहाँ जाने में इसे कितना समय लगा है, ये वाला कितना टाइम बचेगा, उसके आराम से ये चीज वाली आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे न्यूटन के समीकरण पढ़ेंगे, उस न्यूटन के समीकरण में डायरेक्ट आपको वैल्यू रखते ही तो यहाँ से आप सब आंसर हमारे आपके पास आते चले जाएंगे। अब बची बात है तीसरी, तीसरा क्या था, तीसरा पॉइंट हमारा था कि वेग के जो मान में परिवर्तन आ रहा है वो कैसे आ जाएगा, दिशा में परिवर्तन के कारण आ जाएगा, जो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है आज। दिशा में परिवर्तन से वेग में भी जो परिवर्तन आएगा वो, तो दिशा में परिवर्तन वाला सबसे पहले आपको जो अभिकेंद्रीय त्वरण समझाया था, ये मान लो कि ये पॉइंट इस पॉइंट ए पर है, इसका वेग इस दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड है, और ये कोई पॉइंट बी आ जाएगा, इसमें भी कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड से, ये मान लो बी पोजीशन है। तो यहाँ तो इस दिशा में और यहाँ इस दिशा में, इसका मतलब उसके वेग के मान में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और परिवर्तन आ रहा है
तो त्वरण उत्पन्न होगा, और ये जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है दिशा में परिवर्तन के कारण, जिसे क्या बोला जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण बोला जाता है, जिसका मान कितना आ जाएगा, p² आ जाएगा। मुझे दिमाग में एक छोटी सी चीज आई है यहाँ पर, भाई एक चीज देखो आप लोग, मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। पहला लिखा मैंने डेल v बराबर 0, दूसरा मैंने लिखा है डेल v बराबर 0। इस पॉइंट के लिए मैंने इसी के लिए लिखा है भाई, इन दोनों में से कौन सा सही है। यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ भी 5 मीटर प्रति सेकंड है। ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं, ये लिखा है डेल v बराबर 0, यहाँ दिशा का साइन नहीं है, इसका मतलब चाल में परिवर्तन जो है वो कितना है, 0 है। यहाँ पर देखो, यहाँ चाल कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी चाल कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड। किसी और पॉइंट पर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो चाल का मान कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब उसके चाल में जो परिवर्तन आया है वो क्या है, 0 है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि उसकी चाल में जो परिवर्तन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल v वेक्टर बराबर 0 लिखा है, तो v वेक्टर बराबर 0 का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन 0 है। यहाँ देखो वेग का जो मान है वो 5 मीटर प्रति सेकंड, और किस दिशा में, इस दिशा। यहाँ पर वेग का जो मान है वो कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और किस दिशा में है, इस दिशा में। क्या वेग के मान में परिवर्तन 0 है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेग कांस्टेंट यहाँ नहीं है, मान तो सेम रह रहा है 5, लेकिन दिशा लगातार उसकी क्या हो रही है, बदल रही है। और पहले मैंने समझाया था हमेशा इसकी दिशा किस प्रकार होती है, दोनों की 90 डिग्री होती है, केंद्र की तरफ होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छे एग्जाम में इस प्रकार की चीजें पूछी जा सकती है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये वाली चीज यहाँ पर क्या आ जाएगी, दिशा के अकॉर्डिंग आ जाएगी। चलिए आज की इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज और समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को बार वापस रिपीट हो जाए और हमें भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये मान लो कि ये कोई स्थिति ए है, इस स्थिति से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया ऐसे, और यहां पर आकर के वापस ये जमीन की तरफ टकराएगी। नॉर्मली भाषा में अगर आप लोग देखें तो आप ही को पता है कि ये जो है वो एक प्रकार की क्या है, प्रक्षेप्य गति है, जिसको प्रोजेक्शन मोशन बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो भी रहेगा इसी के दौरान, तो टॉपिक तो जब रहेगा तब करेंगे, लेकिन आज हम इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए भाई, यहां अगर देखें तो एक बॉल है, इस बॉल, ये रही मान लो बॉल यहाँ है, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ये यहाँ जा रही है, यहाँ से जाकर के वापस नीचे की तरफ इस प्रकार टकरा रही है। आप लोगों को बताने हैं इन तीनों पोजीशन पर, ए पर, बी पर और सी, तीनों पर आपको क्या बताने हैं, क्या आप लोगों को त्वरण के मान बताने हैं भाई, कैसे होंगे। देखो ऊपर की तरफ इस प्रकार बॉल फेंकी गई है, इस डायरेक्शन में, यहां पर वेग इसका आगे की तरफ है और त्वरण इसका कहां रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। यहां पर अगर देखें इस पोजीशन पर मान ले तो वेग इसका कैसे है, इस दिशा में है, और वस्तु इसकी कहां, त्वरण कहां लग रहा है इसका, त्वरण का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां से इस बॉल को ऐसे फेंका गया है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट पर इसका वेग तो कितना है, ऐसे है, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल के साथ इसके त्वरण का मान बताना है कि कैसे कैसे रहेगा। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ये कोई स्टार्टिंग का पॉइंट है जो मैंने लिया है ए, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, नीचे लग रहा है, और बॉल का वेग क्या है, इस दिशा में, क्योंकि हमेशा स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग रहेगा। इस पॉइंट पर अगर बात करें तो इस स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग इसके मान कितना है, वेग का आगे की तरफ, और गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। यही चीज यहां पर आ जाएगी हमारे पास, ये वाली चीज आ जाएगी। अब देखो इन दोनों के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब त्वरण होता है तब मैंने आप लोगों को, जो कोण होता है, तब मैंने आप लोगों को क्या चीज समझाई थी, उसमें केवल दिशा परिवर्तित होती है, मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर दिशा देखो, पहले बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी और इसके बाद बॉल कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर देखें वेग तो 90 डिग्री अगर देखें तो यहाँ बन जाएगा इसका, ये जो कोण है वो कहाँ से कितना बन रहा है, ये इन दोनों के मध्य कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री से अधिक बन रहा है। कोण का जो मान है वो 90 डिग्री से अधिक बन रहा है, इसका मतलब त्वरण क्या होगा, इसका नेगेटिव रहेगा। वो देख सकते हो आप लोग, त्वरण नीचे की तरफ है, वेग ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ जो त्वरण लग रहा है दिशा के विपरीत, भाई बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, मान में कमी आ रही होगी। यहाँ देखो बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की तरफ लग रहा है, और कोण भी देखो तो ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा होगा, 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर जो त्वरण का मान होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को पहले स्टार्ट में जो समझाई थी उसका एक एग्जाम्पल है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों हमने आज कवर की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं भी कोई दिक्कत है तो वापस क्लास को रिज्यूम करके देख लें, नेक्स्ट जहाँ भी क्लास होगी उसको में हम एक बार इसको दोबारा रिपीट कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।